रैम एक्सपेंशन, एक्सटेंडेड रैम, वर्चुअल रैम एंड डायनेमिक रैम एक्सपेंशन, ये वर्ड्स आपने पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे स्मार्टफोन लॉन्चेस के साथ में। क्या होता है इन वर्ड्स का मतलब और क्यों कंपनीज आजकल इन वर्ड्स पे इतना ज़्यादा फोकस कर रही हैं, और अगर आपने अभी तक ये वर्ड्स नहीं सुने तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में भी आप कुछ टाइम तक इसको सुनने वाले हो। तो इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, और आपको एंड में बिल्कुल समझ में आ जाएगा इस वीडियो के कि ये वर्ड्स का क्या मतलब होता है और क्यों आपको इसको जानना ज़रूरी है। तो मैं हूँ शुभम एंड वेलकम टू लॉजिकल टेक्स्टर। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो रीसेंट टाइम्स में वीवो के X60 सीरीज़ में आपने सबसे पहले इसका नाम सुना होगा, जहाँ पे कहा गया था कि यहाँ पे वर्चुअल रैम यूज़ हो रखी है या फिर डायनेमिक रैम यूज़ हो रखी है। इसको कभी एक्सटेंडेड रैम कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ओप्पो, रियलमी और कई सारे जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्होंने इन वर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। और सिर्फ चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स की बात नहीं है, यहाँ पे सैमसंग ने भी इस चीज़ का यूज़ किया है और सैमसंग भी इसे आगे फ्यूचर में यूज़ करने वाला है। तो बात घुमा फिरा के बस इतनी है कि ये जितने भी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं ये सारे एक ही हैं, बस सारी कंपनीज इसको अलग अलग नाम दे दे रही हैं। कोई यहाँ पे इसको वर्चुअल रैम कहता है, कोई इसको एक्सटेंडेड रैम कहता है, कोई यहाँ पे डायनेमिक रैम कहता है। जैसे रियलमी इसको डायनेमिक रैम एक्सपेंशन कहता है, और रियलमी ने तो यहाँ पे एक पूरी लिस्ट निकाल रखी है अपने सपोर्टेड डिवाइस की जो जो इस फीचर को सपोर्ट करते हैं। और ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। तो चलो अब बात करते हैं कि आखिर ये डायनेमिक रैम, वर्चुअल रैम, रैम एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो इन शॉर्ट अगर सीधे सीधे वर्ड्स में आपको बताऊँ तो ये सारे जितने भी नाम है ये टेक्निक सिर्फ एक ही है। इसका कॉन्सेप्ट बस इतना है कि यहाँ पे आपकी जो एग्जिस्टिंग रैम है उसको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे एक्सटेंड किया जाता है। अब वो एक्चुअल रैम नहीं होती है, वो वर्चुअल रैम होती है जो कि आपके इंटरनल स्टोरेज से यहाँ पे यूज़ की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन की रैम 4 GB है और किसी टास्क के लिए वहाँ पे 4 GB की रैम थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो उस केस में आपके फ़ोन की जो इंटरनल स्टोरेज होती है उससे फॉर एग्जाम्पल 2 GB का स्टोरेज जो है वो अलग से निकाल के रैम को असाइन किया जाता है, जो कि एक वर्चुअल रैम की तरह एक्ट करता है। वहाँ पे एक फिजिकल रैम नहीं होती है वो 2 GB की, लेकिन वो एक वर्चुअल रैम की तरह एक्ट करता है। तो बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आपकी रैम को बढ़ाया जाता है। तो सारी कंपनियां भी प्रेजेंट टाइम में इसको इसी तरीके से मार्केट कर रही है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में ये कैसे काम करता है और इसका कितना फ़ायदा होता है ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे किस तरीके से इससे फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है। मेरे पास पर्सनली यहाँ पे Realme 8 है जिसमें कुछ टाइम पहले ये अपडेट आ चुकी है। आपको मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से इसको यूज़ करना है। अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको अबाउट फ़ोन वाले सेक्शन में देखना होगा, जहाँ पे कि आपको रैम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप मेरे फ़ोन में देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली 6+2 GB रैम मेंशन है, जबकि ये फ़ोन जो है वो एक्चुअल 6 GB रैम के साथ आया था, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली 6+2 GB का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस पर जब आप टच करोगे तो यहाँ पे आपको 2 GB से लेके 3 GB और 5 GB तक की रैम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 5 GB तक की वर्चुअल रैम इसको असाइन हो सकती है, जिसको कि रियल मी डायनेमिक रैम कहता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं इसको स्लाइड करता हूँ 3 GB या 5 GB तक, तो आपको जैसा भी इसका यूज़ है आप उस तरीके से इसको असाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है कि ये इफेक्ट लेगा फ़ोन के रीस्टार्ट होने के बाद। तो इसको एक बार आपको रीस्टार्ट कर देना है। जैसे कि मैं इस केस में अगर रीस्टार्ट करके इसको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं जैसे 3 GB पे सेलेक्ट करता हूँ इसको, और रीस्टार्ट करने के बाद मैं इसको वापस से अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पे अब 6+3 GB रैम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अब बात आ जाती है कि क्या ये इतना यूज़फुल है जितना इसको कहा जा रहा है, सच में ये आपके फ़ोन को फास्ट करता है या फिर आपके रैम को बढ़ाता है। तो अगर ये आपको समझना है तो आपको इससे पहले इसकी वर्किंग समझनी होगी कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि क्या ये कोई नई टेक्नोलॉजी है। तो इसका सिंपल आंसर है नो, क्योंकि ये बिल्कुल भी नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। जैसे पुराने टाइम्स में हमारे कई सारे फ़ोन्स होते थे, जैसे उनमें रैम कम पड़ जाती थी तो कई लोग जैसे अपने फ़ोन को रूट कर देते थे रैम को बढ़ाने के लिए, और रूट करने के बाद वो यही करते थे कि फ़ोन की जो एग्जिस्टिंग स्टोरेज है यानी कि जो इंटरनल स्टोरेज है उससे कुछ मेमोरी अलग से निकाल के रैम में डाल दी जाती थी, और वो भी एक तरीके से वर्चुअल रैम का ही काम करती थी, और उस केस में थोड़ा सा फ़ोन को हेल्प हो जाती थी बेसिकली। तो ये बिल्कुल ही सेम टू सेम टेक्नोलॉजी है और कंपनियां आज के टाइम में इसको ज़्यादा मार्केटिंग में यूज़ कर रही हैं। तो ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा आसान बना दिया गया है, जहाँ पे आपको अपने फ़ोन को रूट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए करेंटली जितनी भी कंपनी ये फीचर दे रही है यहाँ पे,
उनमें अभी आपको देखने को मिल सकता है मिनिमम टू मिनिमम 2 GB रैम से लेके 7 GB तक की एक्सटेंडेड यहाँ पे आपको रैम देखने को मिल सकती है। तो ये सब तो हो गई क्लियरली वो बातें जो कंपनीज मार्केटिंग में यूज़ कर रही है। अब हम रियलिटी में जानेंगे कि ये वर्किंग क्या होती है, इसकी सच में ये काम कैसे करता है, और वो जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। तो एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आपके पास अगर मान लो एक फ़ोन है जो कि 10 ऐप्स को एक साथ रन कर सकता है अपनी रैम में, उसकी रैम की कैपेसिटी इतनी है कि वो किसी भी 10 ऐप्स को रन कर रहा है एक टाइम में, उससे ज़्यादा वो रन नहीं कर सकता है। तो इस केस में होता ये है कि अगर आपको 10 ऐप्स के अलावा कोई 11वां ऐप खोलना है, तो उस कंडीशन में फ़ोन क्या करता है कि किसी 10 ऐप में से किसी एक ऐप को किल कर देगा और उसको अपनी रैम से बिल्कुल ही हटा देगा और नए ऐप को उसकी जगह पे ओपन कर देगा। इस केस में अगर आपने वो 10 ऐप्स जो कि बाद में ऐड हुआ है उसको अगर आपको उन 10 ऐप्स को अगर चलाना है तो वो तो आराम से चलेगा, लेकिन जो रिसेंटली ऐप किल हुआ है अगर आपको वापस से उसे खोलना होगा तो वो पूरी लोडिंग प्रोसेस स्टार्ट से शुरू करता है और इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है ये चीज़, हालांकि इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होता है डिफरेंस, लेकिन स्टिल वहाँ पे उसको लोडिंग पूरी स्टार्ट से करनी होती है। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है डायनेमिक रैम का या वर्चुअल रैम का। इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी इंटरनल जो स्टोरेज होती है उसमें अगर कुछ स्पेस फ्री है तो वहाँ पे से फॉर एग्जांपल आपकी रैम को एक्सटेंडेड रैम बनाने के लिए यहाँ पे 2 GB की अगर रैम यहाँ पे असाइन कर दी जाती है। तो इस केस में होता बस ये है कि जब आपको 10 ऐप्स के अलावा कोई 11वां ऐप खोलना है या 12वां ऐप खोलना है तो उस केस में जिस ऐप को किल किया जाना होता है उस ऐप को किल नहीं किया जाता, उसको एक्सटेंडेड रैम में या वो वर्चुअल रैम जो असाइन होती है उसमें डाल दिया जाता है, जो कि बेसिकली आपकी इंटरनल स्टोरेज होती है, वो फिजिकल रैम नहीं होती है। तो फिजिकल रैम नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि वो इतनी फास्ट नहीं होगी, लेकिन स्टिल वो आपको रैम की तरह एक्ट करके आपको ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि आप किसी ऐप को किल किए बिना उस ऐप को उस वर्चुअल रैम में डाल सको। तो इस कंडीशन में होता बस इतना है कि नॉर्मल सिनेरियोज में जिस ऐप को बैकग्राउंड में किल कर दिया जाना चाहिए था नए ऐप को खोलने के लिए, उसे बैकग्राउंड में किल नहीं किया जाता है, उसे बैकग्राउंड में वर्चुअल रैम में असाइन कर दिया जाता है ताकि आप उसको जब बाद में ओपन करो तो स्टार्टिंग से लोडिंग प्रोसेस का काम चालू ना हो। इससे आपका थोड़ा सा टाइम बच जाता है। तो आप जब भी उस ऐप को खोलोगे तो वो स्टार्ट से चालू नहीं होता, जहाँ पे आपने उसको छोड़ा था वहीं पे से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इस प्रोसेस में आपका थोड़ा सा टाइम बच जाता है। एंड वेट, अगर आपको लग रहा है कि इससे आपका फ़ोन फास्ट हो जाएगा तो ये मैं क्लियरली बता दूं कि डायनेमिक रैम या एक्सटेंडेड रैम या वर्चुअल रैम से आपका फ़ोन बिल्कुल भी फास्ट नहीं होता है। ये बस आपको जो मैंने एग्जांपल दिया इसके थ्रू अगर आप इसको समझोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये फ़ोन को फास्ट नहीं बनाता है, ये सिर्फ आपके ऐप स्विचिंग टाइम को थोड़ा सा कम कर देता है। तो बस नॉर्मल कंडीशन में जिस ऐप की रीलोडिंग होती है वहाँ पे वर्चुअल रैम की हेल्प से उस ऐप की शायद रीलोडिंग ना हो तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके फ़ोन को फास्ट बना देगा, क्योंकि फ़ोन को इससे फास्ट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये वर्चुअल रैम है, कोई फिजिकल रैम नहीं है। रैम आपके फ़ोन की अगर 4 GB है तो वो 4 GB ही रहेगी। 4+2 GB अगर कंपनी इसको दिखा रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये 6 GB वाले फ़ोन की तरह एक्ट करेगा। जैसे मेरे फ़ोन में 6 GB की रैम है तो वो 6 GB की रैम ही रहेगी। 6+5 GB करके वो 11 GB की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 11 GB की रैम नहीं मिल रही है फिजिकल। वहाँ पे आपको फिजिकल जो रैम है, एक्चुअल जो रैम है वो 6 GB की ही मिलेगी। 5 GB की रैम जो है वो उसकी रैम को थोड़ा सा हेल्प कर सकती है, लेकिन वो फ़ोन को फास्ट बनाने के लिए नहीं है बेसिकली। यहाँ पे आपको सिर्फ जो ऐप्स के बीच में स्विच करना होता है उसका टाइम थोड़ा सा आपका बच जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लें, जो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। तो जो बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया इसकी वर्किंग का, काम ये इसी तरीके से करता है। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि सारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपकी जो फ़ोन की कंपनी है वो किस तरीके से आपके फ़ोन को डिज़ाइन कर रही है, वो किस तरीके से उस फीचर को यहाँ पे यूज़ करवा रही है, वो उस पर डिपेंड करता है बेसिकली। और जो ये सब मैंने आपको थ्योरेटिकल चीज़ें बताई थी, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड में या रियलिटी में इसका क्या यूज़ हो रहा है, कैसे इसको यूज़ कर रही है कंपनी, वो एक बार अगर आप जान लो तो आपको ज़्यादा इससे समझ में आ जाएगा कि ये सही में आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। तो क्योंकि मैंने इसको आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से वर्क करता है, लेकिन इसमें एक छोटी सी डिटेल और ऐड करना चाहूँगा मैं, कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आपके फ़ोन में किसी ऐप को अगर एक्स्ट्रा ओपन करना है तो जिस ऐप को आपको किल करना होता है वो ऐप रैंडमली बेसिकली फ़ोन सेलेक्ट नहीं कर लेता है कि किस ऐप को किल करना है। फ़ोन बेसिकली कई सारे मेथड्स के थ्रू ये जज करता है कि किस ऐप को किल करना है। हो सकता है कि आपके जो रिसेंट ऐप्स हैं उनमें से जो ऐप काफ़ी टाइम से ना खुला हो
या जो सबसे कम यूज़ हुआ हो उसको एक तरीके से वो किल कर देता है। और डायनेमिक रैम ऐड होने के बाद या फिर वर्चुअल रैम ऐड होने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो कि आपने कोई बीजीएमआई या फिर जेंशिन इम्पैक्ट टाइप के कोई बड़े-बड़े हेवी से गेम चला दिए और उसके बाद वो वर्चुअल रैम में चले जाएँगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो वर्चुअल रैम है वो आपकी फिज़िकल रैम नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होती है, वो आपकी इंटरनल स्टोरेज है। तो आपको बस इतना समझ लेना है कि आपकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो कभी भी रैम से ज़्यादा फ़ास्ट नहीं हो सकती है, रैम बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होती है। आपकी चाहे यूएफएस 3.0, 3.1, 2.1 जितनी भी स्टोरेज है यूएफएस की, चाहे वो कितनी भी फ़ास्ट हो, वो रैम को कभी भी मतलब पीछे नहीं छोड़ सकती स्पीड्स के मामले में। तो रैम बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होती है और रैम से कभी भी उसको कंपेयर आप नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके फ़ोन में ये फ़ीचर है और आपके फ़ोन में आप इसको यूज़ कर रहे हो, तो कभी भी आप नोटिस करना कि चाहे आपने कितने भी ऐप खोले हों, कितने भी बड़े ऐप हैं, कितने भी छोटे ऐप हैं, तो ये रैंडमली किसी भी ऐप को वर्चुअल रैम में या डायनेमिक रैम में कभी भी फ़ोन नहीं डालता है। ये एक तरीके से जो लो पावर कंज़्यूम करते हैं या जो लो रैम कंज़्यूम करते हैं, उन ऐप्स को ही उसमें डालेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बहुत सारे ऐप्स खोले, जैसे आपके सोशल मीडिया के ऐप्स हो सकते हैं, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह आपने खोले हैं या फिर आपने कुछ गेम्स भी चला रखे हैं बैकग्राउंड में, बीजीएमआई आपने ओपन कर रखा है, जेंशिन इम्पैक्ट आपने ओपन कर रखा है, एसवाल्ट आपने ओपन कर रखा है और साथ ही साथ आपने जैसे कोई नॉर्मल से ऐप जैसे आपने कॉन्टैक्ट्स ओपन कर रखे हैं, डायलर ओपन किया है या फिर आपने कैलकुलेटर, क्लॉक वगैरह ये सब आपने बैकग्राउंड में सारे के सारे ओपन कर रखे हैं। तो अगर आपके फ़ोन को रैम थोड़ी-सी कम पड़ रही है, तो ये जब भी वर्चुअल रैम में आपके किसी ऐप को डालने की कोशिश करेगा, तो ये आपके जितने भी छोटे से ऐप्स हैं, उनको ही वर्चुअल रैम में डालेगा। जैसे आपके कैलकुलेटर वगैरह हो गए या फिर आपके डायलर वगैरह हो गए या फिर कभी-कभी कोई छोटे-मोटे जो ऐप्स होते हैं, उनको ये बेसिकली वर्चुअल रैम में देता है। कभी भी ये बिल्कुल भी बड़े गेम्स को वहाँ नहीं डालेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे बड़े गेम्स को अगर आप दे दोगे वर्चुअल रैम में, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही स्लो होती है मेमोरी एज़ कम्पेयर टू रैम। तो वहाँ पे भी उसको बड़े गेम को वापस से चलाने में टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि आपके फ़ोन की परफ़ॉर्मेंस पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, रैम आपकी कितनी ज़्यादा फ़ास्ट होगी या नहीं होगी, ये आप इससे समझ सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बड़े-बड़े गेम्स हैं, वो आपके बेसिकली जो फ़िज़िकल रैम है उसी में रहेंगे, वो कभी भी वर्चुअल रैम में नहीं जाएँगे। तो अगर ये फ़ीचर आपको फ़ोन में आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल रहा है तो अच्छी बात है। ओटी अपडेट के थ्रू मिल रहा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये आपके फ़ोन में रैम का एक तरीके से हेल्पर की तरह यहाँ पे यूज़ होता है, तो अगर ये आपकी रैम की परफ़ॉर्मेंस को थोड़ा-सा बढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बढ़ा रहा है, तो कम से कम ये कोई नुकसान भी नहीं कर रहा है, तो इसको आप कुछ गलत भी नहीं समझ सकते हो। अगर कंपनीज़ दे रही है तो आपको सिंपल सी बात है कि एक ऑप्शन ही मिल जाता है एक्स्ट्रा, वहाँ पे इसमें कोई नुकसान नहीं होगा आपका। लेकिन अगर ये आपकी थोड़ी-सी भी हेल्प कर देता है तो अच्छी बात है। और अगर आपके फ़ोन में ये फ़ीचर नहीं है या अगर आपके फ़ोन में ओटी अपडेट के थ्रू भी ये फ़ीचर आपको नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसमें ये मत समझ लेना कि आपके फ़ोन को ये फ़ास्ट नहीं हो सकते या फिर आपका फ़ोन बेकार है। क्योंकि आपके फ़ोन की जो फ़िज़िकल रैम है वो हमेशा वहाँ पे एज़ इट इज़ ही रहेगी। उसको थोड़ा-सा बस हेल्प करने की ज़रूरत होती है किसी-किसी कंडीशन में, और वो भी सारी कंडीशन में उसके लिए यूज़फुल नहीं होती है वर्चुअल रैम। तो अगर आपके फ़ोन की जितनी रैम है, अगर आप उसमें ठीक-ठाक उसको चला लेते हो, अगर आपके फ़ोन का बेसिकली रैम मैनेजमेंट अच्छा है, जैसे कि सारे मैन्युफैक्चरर्स का रैम मैनेजमेंट डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आपके फ़ोन का रैम मैनेजमेंट अच्छा है, तो आपको वर्चुअल रैम की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे पड़ने नहीं वाली है। तो एंड में एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर अभी के टाइम पे आप देखो तो स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरर्स डेफ़िनेटली इस चीज़ को हाइलाइट कर रहे हैं कि हम वर्चुअल रैम दे रहे हैं, डायनामिक रैम दे रहे हैं, रैम एक्सपेंशन वगैरह-वगैरह। लेकिन अगर इन फ्यूचर इन चीज़ों को ज़्यादा हाइलाइट किया जाता है, बेसिकली अगर इस तरीके से दिखाया जाता है कि यार हमारा नया फ़ोन आ रखा है और उसकी यूएसपी है कि उसमें आप रैम बढ़ा दोगे, और अगर स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरर्स आपको बेसिकली फ़ोर्स करते हैं या फिर मार्केटिंग इस तरीके से करते हैं कि आपकी 4 जीबी की रैम 6 जीबी की बन जाएगी या फिर 6 जीबी की रैम 8 जीबी की बन जाएगी। इस तरीके से अगर मार्केटिंग करते हैं, तो आपको उसमें क्लियरली ध्यान दे देना है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जो हेल्प होती है आपके रैम की वो बहुत ही माइनर सी होती है और इतना कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस फीचर को देखने के बाद आपको सीधे-सीधे फ़ोन में पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ़ोन लेना है तो एक नॉर्मल आप फ़ोन ले सकते हो। अगर उसमें आपको ये फीचर मिल रहा है अच्छी बात है, और नहीं मिल रहा है तो भी इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और इसमें आपको फालतू में एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है किसी फ़ोन में कि उसमें आपको ये फीचर देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से अगर आप उसमें पैसा लगाओ तो वो एक तरीके से मेरे हिसाब से
इतना कोई सेंस नहीं बनता है उस चीज़ का। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि ये डायनेमिक रैम या वर्चुअल रैम या फिर रैम एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं एंड रियल लाइफ में ये आपके लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल है या नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सकता है, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।